साबिक सोवियत और रूसी सियासी रहनुमा बोरिस येल्सिन ने 9 अगस्त 1999 को व्लादिमीर पुतिन को रूस का वजीर आज़म नामजद किया था। तब सदर के ओहदे पर तैनात बोरिस येल्सिन को शायद इल्म न था कि पुतिन का इक़्तिदार इतना तवील होगा। सोवियत सियासी और इनकलाबी रहनुमा जोसेफ स्टालिन के बाद पुतिन सबसे ज़्यादा तवील अरसे तक इक़्तिदार में रहने वाली शख्सियत है। स्टालिन ने 1924 से 1954 तक सोवियत यूनियन की क़यादत की। इनकी मौत ही उन्हें इक़्तिदार से अलग कर सकी। इंतकाल के वक्त उनकी उम्र 74 बरस थी। 7 अक्टूबर 1992 में पैदा होने वाले व्लादिमीर पुतिन 71 बरस के हो चुके हैं। नाक़दीन का कहना है कि रूस पर इनकी गिरफ्त इतनी मजबूत है कि मुस्तकबिल करीब तक इनको सियासी सतह पर चैलेंज करने वाला दूर दूर तक नजर नहीं आता। सोवियत खुफिया एजेंसी के साबिक मुलाजिम पुतिन 9 अगस्त 1999 को वजीर आज़म बनाए गए थे और इसी साल 31 दिसंबर को बोरिस येल्सिन ने सदर के ओहदे से अचानक मुस्तफी होने का ऐलान करते हुए पुतिन को निगरान सदर बना दिया था। सदारती इलेक्शन अगले साल मार्च में मुनक्किद हुए, जिसमें कामयाबी के बाद पुतिन ने 26 मार्च 2000 को सदर का ओहदा संभाल लिया। पुतिन ने 4 साल बाद मुनक्किद होने वाले सदारती इलेक्शन में भी कामयाबी हासिल की, जबकि 2008 के सदारती इलेक्शन में दिमित्री सदर बने तो उन्होंने पुतिन को वजीर आज़म बना दिया। इसकी वजह ये थी कि तब रूसी इलेक्शन कवानीन के मुताबिक कोई शख्स मुसलसल 2 मरतबा ही सदर बन सकता था। ताहम बादजा इस शर्त को खत्म कर दिया गया और सदर की मुद्दत का दौरानिया 4 साल से बढ़ाकर 6 साल कर दिया गया। पुतिन ने बादजा 2012 का सदारती इलेक्शन लड़ा और कामयाबी हासिल की और फिर इसी तरह 2024 के इंतखाबात में भी कामयाबी हासिल की। रूसी माहिर सियासियात मिखाइल कोमन का कहना है कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने अपने 25 साला दौरे इक़्तिदार में मुल्क को दुनिया की सबसे मजबूत शख्सी आमरीत में तब्दील कर दिया है। अगर हम पुतिन के इब्तदाई दौर के रूस पर नजर डालें तो हमें ताकत के कई खुद मुख्तार मराकज़ देखने को मिलते हैं, जिनमें आईनी और गैर रस्मी किस्म के अदारे सभी शामिल थे। निशिनकोव के बकौल ये निज़ाम पुतिन के आमराना रवैये के लिए मसाइल का बाइस था, इसलिए पुतिन ने ये सब तबाह कर दिया और खुद को ताकत का मंबा बना दिया। ताहम निशिनकोव का ये भी कहना है कि सिर्फ यही वाहिद वजह नहीं है कि पुतिन इतने तवील अरसे से इक़्तिदार में है। गुज़श्ता 25 सालों में बहुत से ऐसे वाक़यात हुए हैं जो पुतिन के लिए काफ़ी ख़तरनाक साबित हो सकते थे। मिसाल के तौर पर 2011 के पार्लिमानी इंतखाबात के बाद मास्को के बोलोतनाया स्क्वायर में एहतजाज, 2014 में यूक्रेन के इलाके क्रीमिया के अलहाक के बाद इस जजीरा नुमा रीजन में अदम इस्तेहकाम का खतरा, 2018 में मुतनाज़ा पेंशन इस्लाहात के बाद पैदा होने वाली अवामी बेचैनी, क्रेमलिन के निकाद एलेक्सी नावल्नी की मौत पर बड़े पैमाने पर मुजाहिरे जो मजीद कुछ साल जारी रह सकते थे, यूक्रेन में जंग के आगाज के साथ ही मास्को और सेंट पीटर्सबर्ग की सड़कों पर एहतजाज। निशिनकोव कहते हैं कि ताहम रूसी हुकूमत की तरफ से अवामी मुज़ाहमत की हर नई कोशिश को और ज़्यादा जबर से कुचल दिया गया। वो कहते हैं कि इसका नतीजा ये निकला कि रूस में अब कोई ऐसा शख्स नहीं बचा जो पुतिन को चैलेंज कर सके। मिखाइल कोमन का कहना है कि एक और अहम उनसर जिसने पुतिन को इक़्तिदार में रहने के काबिल बनाया वो इनकी दूसरी मुद्दत के दौरान अदालतों को दानिस्ता तौर पर कमजोर करना था। हुकाम के वफादार सभी चीफ जस्टिस अपने मातहतों के मुकाबले में ज्यादा इख्तियारात के मालिक बन चुके हैं। कोमन कहते हैं कि इसलिए अब रूसी अदालतें आज़ाद नहीं रही हैं। अब ये अदालतें शहरियों के खिलाफ रियासती जबर के अमल को सुस्त तो कर सकती हैं लेकिन रोक नहीं सकती हैं। रूसी माहिर समाजियात अलेक्जेंडर बिबकोव के मुताबिक डोमेस्टिक ओपोजिशन का सामना करने के बजाय सदर पुतिन ने खुद को एक तरह से अपनी शैडो काबीना में ही पाबंद कर दिया है। उन्होंने मजीद कहा कि सदर पुतिन ने इस अंदरूनी दायरे में ऐसे लोगों को जमा कर रखा है जिनके साथ इनके मखसूस कारोबारी मफादात भी नहीं हैं। बिबकोव का ये भी दावा है कि कुछ कंपनियों को बड़े सरकारी ठेके दिए गए हैं जिसकी वजह से इन्हें भारी रकूम मिली है। इनके बकौल अलबत्ता कंट्रोल पुतिन का ही है और वो जाती तौर पर ऐसे कारोबारी मामलात में शामिल हैं। ग्रिगोरी निशिनकोव का ये भी कहना है कि रूसियों को पुतिन का कोई मुतबादिल नजर नहीं आता और वो तब्दीली से डरते हैं। इनका मुशाहिदा है कि रूस में हमेशा से ताकतवर हुकूमत को हमायत हासिल होती है। निशिनकोव के बकौल वो रूसी हमेशा से एक मजबूत रहनुमा चाहते हैं, ऐसा रहनुमा जो फैसला करे और मसाइल को हल करे।
اگر عوام کو کوئی شک ہو تو وہ صدر کے بجائے علاقائی گورنروں کو قصوروار قرار دیں گے، جیسا کہ اگر پیوٹن کو علم ہو تو وہ عوامی مسائل خود ہی حل کر دیں گے۔ نیشنکوف کا کہنا ہے یہ صدیوں پرانی روسی روایت ہے۔ پیوٹن کے مذہبی نظریات کی بات کریں تو پیوٹن ایک روسی آرتھوڈاکس عیسائی ہیں اور اپنی زندگی میں ایمان کی اہمیت کے بارے میں بات کرتے رہتے ہیں۔ انہوں نے روسی معاشرے میں روسی آرتھوڈاکس چرچ کے اثر و رسوخ کی حمایت بھی کی ہے اور چرچ اور ریاست کے درمیان تعلقات کو مضبوط کرنے کے لیے کام بھی کیا ہے۔ پیوٹن نے روایتی اقدار کی اہمیت پر بھی زور دیا ہے، جیسے کہ حب الوطنی، خاندان اور اخلاقیات، جنہیں وہ آرتھوڈاکس عیسائیت میں جڑے ہوئے دیکھتے ہیں۔ مغرب پر تنقید۔ پیوٹن مغربی معاشروں پر تنقید کرتے رہتے ہیں جس کو وہ اخلاقی تنزل کے طور پر دیکھتے ہیں، بشمول LGBTQ+ کے حقوق کی منظوری، ابورشن اور سیکولرزم کے حوالے سے کافی تنقید کرتے رہے ہیں۔ انہوں نے مغرب پر یہ بھی الزام لگایا ہے کہ وہ روس اور دیگر ممالک پر اپنی اقدار مسلط کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس بات کو بھی مسترد کر دیا ہے جسے وہ روسی معاملات میں مغربی مداخلت کے طور پر دیکھتے ہیں۔ پیوٹن نے مغربی ممالک کو ان کی فوجی مداخلتوں اور خارجہ پالیسیوں پر بھی تنقید کا نشانہ بنایا ہے، جنہیں وہ بین الاقوامی قوانین اور تعاون کے عزم کے بجائے تسلط کی خواہش سے کار فرما سمجھتے ہیں۔ پیوٹن کے کچھ ایسے اقتباسات جو ان کے خیالات کو واضح کرتے ہیں۔ روسی آرتھوڈاکس چرچ ہماری قومی شناخت، ہمارے ثقافتی ورثے اور ہماری روحانی اقدار کا محافظ ہے۔ ایک جگہ اور پیوٹن نے کہا، ہمیں روایتی اقدار کی تباہی اور چھدم اقدار کو مسلط کرنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے، جو کہ بنیادی طور پر ہماری خود مختاری سے انکاری ہیں۔ ایک اور جگہ پیوٹن نے یہ بھی کہا، مغرب نے ایک غلط رخ اختیار کیا ہے اور ہم اس راستے پر نہیں چل سکتے، ہمیں اپنی شناخت اور اپنی روایتی اقدار کو بچانا چاہیے۔ پیوٹن کے بارے میں کچھ دلچسپ حقائق کے بارے میں بھی آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ جاسوسی کا پس منظر۔ سیاست میں آنے سے پہلے پیوٹن نے 16 سال تک KGB کے غیر ملکی انٹیلیجنس آفیسر کے طور پر بھی کام کیا۔ مارشل آرٹس کا ماہر۔ پیوٹن جوڈو میں بلیک بیلٹ بھی رکھتے ہیں اور نوعمری سے ہی اس کھیل کی مشق بھی کر رہے ہیں۔ ماحولیاتی وکیل۔ پیوٹن جنگلی حیات کے تحفظ کی مختلف کوششوں میں شامل رہے ہیں، بشمول شیروں، قطبی ریچھوں اور وہیلوں کے تحفظ کے لیے بھی کام کرتے رہے ہیں۔ پیانسٹ۔ پیوٹن ایک ماہر پیانسٹ ہیں اور کئی مواقع پر عوامی طور پر پرفارم بھی کر چکے ہیں۔ 2010 میں انہوں نے سینٹ پیٹرز برگ میں ایک کنسرٹ میں بھی پرفارم کیا تھا۔ زبان کی مہارت۔ پیوٹن اپنے مقامی روسی زبان کے علاوہ روانی سے جرمن، انگریزی اور کچھ فرانسیسی بھی بولتے ہیں۔ اگر پیوٹن کی دولت کی بات کی جائے تو پیوٹن کی مجموعی مالیت کا تخمینہ تقریباً $200 بلین ہے اور ان کا شمار دنیا کے امیر ترین افراد میں سے بھی ہوتا ہے۔